सभी को नमस्कार। अपनी हिंदी कक्षा में आप सभी का कुमार गंधर्व हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी वितान भाग 1। 11वीं कक्षा की ये किताब है और सिलेबस में ये किताब यहाँ पर है। यहाँ ओके। जन्म सुलेभावी जिला बेलगांव में हुआ कुमार गंधर्व का। इनका जन्म 1924 में हुआ है और लता मंगेशकर का जन्म एक बार आप अगर सर्च करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि लता मंगेशकर से बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। हम उम्र भी नहीं है, बहुत बड़े भी नहीं है। लता मंगेशकर का जन्म उसी सन में हुआ जिस सन में अपने हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना घटी, एक किताब का प्रकाशन हुआ और उसने उस जमाने से लेकर अब लगभग 100 साल होने को है उस किताब के प्रकाशन को, झंडे से ही गाड़ रखे हैं। हिंदी कैसे लिखी जाती है और हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे लिखा जाता है उसका मानक बन गई है वो किताब। उसी साल अपनी लता मंगेशकर का जन्म हुआ। अपने लेखक का जन्म हुआ है 1924 में। मूल नाम शिवपुत्र सड्ढी दारमैया कामकली। 10 वर्ष की उम्र में ही गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति दी। कुमार गंधर्व विशेष नाम है, तभी उन्होंने लता मंगेशकर के बारे में लिखा। संगीत की मुख्य विशेषता है मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। लोक में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह भी उन्होंने किया, कबीर के पदों को उन्होंने गाया और लता मंगेशकर पर उन्होंने ये एक सारगर्भित लेख लिखा। एक तरह से आलोचनात्मक लेख मान सकते हैं, प्रशंसात्मक लेख भी हम उसे कह सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने कुछ चीजें भी बताई लता मंगेशकर के बारे में। कुमार गंधर्व अंतर्राष्ट्रीय पहचान इनको इन्हीं चीज से मिली और इन्हें कालिदास सम्मान मिला और पद्म विभूषण भी इन्हें प्राप्त हुआ। ये हमने छोटा सा परिचय था कुमार गंधर्व का जो ले लिया है। सीधा पाठ पर जाने के बजाय बीच में अगर कुछ चीजें आएंगी इस पाठ के विषय में तो वो हम पढ़ते हुए चलेंगे। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि ये एनसीएफ 2005 क्या क्या सुझाती है, ये हम पढ़ते हुए चलते हैं। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम 1986 पढ़ते हुए चलते हैं और उसके बाद हम इस पाठ के बारे में जो लिख रखा है, इसके अध्यक्ष थे नामवर सिंह, ये हमने कई बार पढ़ लिया है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में बच्चों को कुछ ऐसा भी पढ़ने को मिलना चाहिए जो उन्हें पाठ्य पुस्तक की एक रास्ता और बोझ से बाहर निकाले। वितान वितान को छाता कहा जा सकता है। वे उन्मुक्त संसार में पींगे बढ़ा सके, पढ़ाई में वह सब हो जो उन्हें ज्ञान की विशाल दुनिया तक ले जाने में मददगार साबित हो। इसलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पाठ्य पुस्तक के साथ साथ बच्चों की पूरक पाठ्य सामग्री पर विशेष बल देती है। अगर हम ये पाठ्य पुस्तकें जब भी पढ़ाएं सीधे पाठ में जाने की बजाय इसको शुरू से ही पढ़ाना शुरू करते तो बहुत सारे जीडीपी के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो वितान भाग 1 की परिकल्पना इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर की गई है। पूरक पाठ्य पुस्तक की सोच के पीछे यह भी उद्देश्य रहा है कि पाठ्य पुस्तक के दायरे में न समा सकने वाली सामग्री को बच्चों के सामने रुचिकर ढंग से प्रस्तुत कैसे किया जाए, और उसी का परिणाम है इस किताब में कुल 4 रचनाएं हैं, लेकिन अपने पाठ्यक्रम में शुरू की 3 रचनाएं। तो ये चारों रचनाएं मिलकर एक नया संसार रचते हैं और नई रचनावट को कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर देखा जा सकता है। चयन में इसका ख्याल रखा गया है कि विद्यार्थी छोटी रचनाओं के साथ साथ एक लंबी रचना आलोआंधारी का आनंद ले और उन्हें लंबी रचनाओं पढ़ने का भी चस्का लगे। मतलब प्रमुख उद्देश्य क्या है वितान का? अंग्रेजी में रैपिड रीडर जो होती है वही तेज गति से पढ़ते हुए समझना।
साथ साथ एक लंबी सेटिंग में वो पढ़ पाए और पढ़ने का उन्हें चस्का लगे। ये उद्देश्य है वितान का। तो पहली रचना जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। संगीत की दुनिया की वह आवाज जिसे सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, पर इस और कम लोगों का ध्यान गया होगा कि बच्चों की अभिरुचि के विकास में उस आवाज का क्या योगदान है। दिनों दिन सुरीले होते किशोर और युवा तथा उनके थिरकते पांव का राज क्या है। लता अपनी सुगम संगीत या फिल्मी संगीत का सुरीला इतिहास, एक ऐसा सुर जिसने एक शास्त्रीय गायक को कलम उठाने पर विवश कर दिया। एक ऐसा संगीत, एक ऐसा सुर जिसने शास्त्रीय गायक को कलम उठाने पर विवश कर दिया। ये पंक्ति आती है कुमार गंधर्व के लिए, अगर परीक्षा में आ जाता है ऐसा कुछ। मूल हिंदी में लिखी भाई मतलब ये लता मंगेशकर पे चैप्टर है, चैप्टर है, क्या बात कर रहे हो? 11वीं अच्छा, 12वीं में है। पहले से ही है ये, हमारी उससे पहले से ही है। मूल हिंदी में लिखी गई कुमार गंधर्व की यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। यह ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है न सुगम, वह संगीत है और गानपन की पहचान है। गानपन शब्द इसमें बार बार आएगा लता मंगेशकर की विशेषताओं में कि उनमें एक लय थी। जहाँ एक और संगीत जिंदगी को लय देता है, लय देता है, ताजगी देता है, हर मोड़ पर आने वाले उतार चढ़ाव से जूझने की ताकत देता है, मन को उन्मुक्त करता है। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण इस उन्मुक्त मन को खुला आकाश देता है, सांस भरने को, जिजीविसा को मकसद देता है, संघर्ष करने को। इस किताब की दूसरी रचना है राजस्थान की रजत बूंदी। तो जब वो रचना हम पढ़ेंगे तब हम उस रचना पर आएंगे। अभी हम सिर्फ लता मंगेशकर के बारे में हमने पढ़ा और सीधा हम पाठ पर आ जाएंगे। कुमार गंधर्व लेखक है, उनका जन्म तिथि आपको याद होगी, अगर याद है अभी तो आप मैसेज बॉक्स में उनकी जन्म तिथि तब तक डाल दीजिए। कुमार गंधर्व की जन्म तिथि, ईयर। पाठ का नाम सिर्फ लता मंगेशकर नहीं है, कई बार सिर्फ लता मंगेशकर हम देख लेते हैं। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। कुमार गंधर्व। वर्षों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, उसका नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा बैठा। मैं तो हैरान रह गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। महज 5 साल बड़े हैं ये लता मंगेशकर से। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर, लता के पिता, सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना रहा होगा। बरसात फिल्म से पहले के भी, अब चित्रपट शब्द बार बार आएगा फिल्म के लिए। तब से लता निरंतर गाती चली जा रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां। लता से पहले प्रसिद्ध गायिका कौन थी? नूरजहां। लता के पिता का नाम आ चुका है दीनानाथ मंगेशकर। बरसात फिल्म से पहले का किसी फिल्म का गाना बताया गया है। चित्रपट संगीत में अपना जमाना था प्रसिद्ध गायिका नूरजहां, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उसे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए। तो प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां,
विलायत खां सितारिये थे, ये भी ऑप्शन में आ जाएगा कि विलायत खां का इनमें से किस चीज से संबंध है, सितारिये। और अगर उनके बारे में ये बात आती है तो वो अपने पिता की तुलना में काफी आगे निकल गए थे, जैसे कि लता मंगेशकर। अभी हमने पाठ पढ़ा और हम बड़े हैं तो हम जान पा रहे हैं कि दीनानाथ मंगेशकर उनके पिता है, लेकिन आज से 8-10 साल पहले जब हम गाने सुनते थे, दीनानाथ मंगेशकर का नाम शायद ही कोई जानता होगा या बहुत कम लोग जानते होंगे। विलायत खां का नाम आया है, सितारिये है, गायिका नूरजहां का नाम आया है। बरसात फिल्म से पहले की बात है, लेखक ने जब पहली बार गाना सुना तो वो बीमार थे और एकदम से उन्हें चकित हो गए ऐसी आवाज सुनकर। तक यहाँ तक इतने ही प्रश्न बने हैं। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। अपने कुल 11वीं-12वीं के पाठ्यक्रम में कितने भारत रत्न हैं जिनका पाठ है, तो एक उनमें से लता मंगेशकर है। एक हमने 10वीं क्लास में भी पढ़ा था। अब 11वीं-12वीं में कुल कितने हैं, अगर आप अभी सर्च करेंगे तो शायद एक और आपको मिल जाएंगे। मेरा स्पष्ट मत है कि भारत गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। तो अपने लेखक यहाँ उनके गुण गिनवा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो कुछ कमियां जो उन्हें फेल हुई हैं, जो महसूस हुई है, वो भी वो गिनवाएंगे और दोनों से प्रश्न बनते हैं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला। तो लता के कारण जो शुरुआती परिवर्तन उन्होंने बताए, चित्रपट माने फिल्म संगीत एकदम लोकप्रिय हुआ उनकी आवाज के। दूसरा, लोगों ने शास्त्रीय संगीत को देखने का नजरिया भी लोगों का बदला है। छोटी बात कहूंगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं, और वो स्वर में जो गुनगुनाते हैं, लय में जो गुनगुनाते हैं, धुन में जो गाते हैं, उसका सारा श्रेय अपने लेखक कुमार गंधर्व लता मंगेशकर को देते हैं। क्योंकि जैसा बच्चा देखता है ना, वैसा वो सीख जाता है। उसने देखा एक मधुर आवाज, अब वो उसको मानक मान बैठता है और उस मानक की तरह वो गाना गा रहा होता है। तो वहां तक भले ही ना पहुंचे, लेकिन कुछ न कुछ तो वहां से सीख लेता है। ये कहना चाहते हैं अपने लेखक। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? सवाल पूछा और वो, उनको तो जवाब पता है, वो तो मानते हैं। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुचरण करने का प्रयत्न करेगा, ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही है। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है, और तरह तरह के लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं, और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी एक सूक्ष्मता समझ में आने लगी है, और सबका कारण है लता मंगेशकर। उन्हें दे दिया, लता को ही इस सब का श्रेय है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि, संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि का सारा श्रेय अपने लेखक लता मंगेशकर को ही देते हैं, और है भी। इस पृष्ठ में कुछ ज्यादा प्रश्न नहीं बने। अच्छा, स्वर मालिका का अर्थ, स्वरों के क्रमबद्ध समूह। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए, तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया, ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा उस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। कि जब वो लता मंगेशकर का गाना सुन रहा है तो उसे नहीं पता कि भाई ताल क्या था, राग क्या था, लेकिन बस वो आवाज की मधुरता में खो जाए। उससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस एक प्रकार का राग हो, या ताल त्रिताल जिनमें 3 ताल होते हैं। उसे तो चाहिए मिठास, जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन
हो तो वह संगीत है, ये सबसे बड़ी विशेषता वो बताते हैं और कहते हैं कि गान लता से ज्यादा कहीं और मिलता ही नहीं। वो मुरीद है लता के गानपन के। लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% गानपन मौजूद रहता है। ये उन्होंने पहली विशेषता बताई है, बड़ी पहली विशेषता कि गानपन लता की गायकी में है। और वो गानपन माने उसमें मिठास है, उसमें लय है, वो लोगों को मस्त कर देता है। लोग झूमने पर वो भूल जाते हैं कि राग कौन सा है, ताल कौन सा है। अच्छा लगता है बस उन्हें सुने जाए, सुने जाए। वो मिठास बहुत सारी दुख तकलीफ दूर कर देती है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। तो प्रश्न बनता है कि लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? इसमें चार शब्द, चार चीजें आएंगी। गानपन है, निर्मलता है, विशेष, बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन इस पंक्ति के अनुसार लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म है गानपन। मालकोश और ताल त्रिताल जैसे शब्द आते हैं, ये निम्नलिखित में से क्या है? प्रश्न बनेगा तो ये राग है, रागों के नाम है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। तो अगर आप में से कोई नोट कर रहे हैं, बैठे हैं, लिख रहे हैं, तो वो गानपन लिख लेंगे, दूसरा स्वरों की निर्मलता लिख लेंगे। तो एक और विशेषता है स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां, नूरजहां का नाम दोबारा आया है, भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं। तथापि उसके गाने में एक मादक तान दिखाई दिखता था। यहाँ से कंफ्यूज करने वाला प्रश्न बन सकता है, क्योंकि पाठ तो लता मंगेशकर का है। सवाल बन जाएगा कि किसके गाने में एक मादक तान दिखता था। तो यहाँ पे अपनी नूरजहां हो जाएंगी। पाठ पूरा लता मंगेशकर का ही है, एक पंक्ति उनके लिए बनती है। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता, तो ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं। कुल तीन चीजें हो गई। पहली गानपन, फिर है स्वरों की निर्मलता, फिर है कोमलता और मुग्धता। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। ये एक उन्होंने एक तरह से उंगली उठा दी। कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो संगीत के विद्वान हैं, संगीत के जानकार हैं, उन्होंने लता का पूरा उपयोग नहीं कर पाए। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना नहीं। तो वो यहाँ पे दो चीजें निकल के आती है कि संगीत दिग्दर्शकों ने, संगीत के जो भी विद्वान लोग थे, उन्होंने उनका जितना भी उनमें क्षमताएं थी उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाए। वो ये कहना चाह रहे हैं। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता। तो क्या इसका अर्थ ये लेंगे हमारे बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे हैं कि लता का को जटिल काम नहीं मिला था? एक तरह से उंगली उठाना हो गया। लेकिन क्योंकि हमारा उद्देश्य है हम सकारात्मक रहेंगे, तो ये हम बच्चों को भी बता देते हैं कि नहीं, उनका उद्देश्य ये नहीं था। उनका उद्देश्य है कि वो चाहते थे कि वो और कठिन काम दें उन्हें। लता को बहुत कठिन मिले गाने, और भी कठिन काम वो उन्हें दें। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। तो ये चार चीजें अपनी पूरी होगी। चौथी चीज ये थी नादमय उच्चार, चौथी चीज, तीसरी चीज कोमलता और मुग्धता, दूसरी चीज स्वरों की निर्मलता, और पहली चीज गानपन। गानपन, स्वरों की निर्मलता, कोमलता और मुग्धता, नादमय उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। दो शब्दों के शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। इसी को लय कहा जाता है, इसी को गानपन कहा जाता है। और इसी को उन्होंने यहाँ शब्द भी दे दिए कि एक शब्द से दूसरे शब्द पर जब वो जा रही है तो आलाप ऐसा है कि वो कानों को अखरता नहीं, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। ये पंक्तियां लता मंगेशकर के लिए आती है, ये नूरजहां के लिए नहीं आती। ये जो भी शब्द आए थे, स्क्रीनशॉट ये ले लीजिएगा भले। बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में
लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। यहाँ एक और बात वो बताते हैं कि उन्हें लगता है कि लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया या उतने अच्छे से नहीं गाया या और अच्छे से गा सकती थी वो। सब लोग कहते हैं करुण रस उन्होंने विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त हुआ, लेकिन उनको लगता है कि सही नहीं लग रहा। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय का मतलब होता है स्पीड तेज गाने के मामले में। अब आजकल के अगर गाने देखे जाए तो हम हनी सिंह के कौन से गाने होते हैं, वो वाले सारे गाने कि लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं, ऐसा लेखक का मानना है। लेकिन जैसे हम ऐसा बताते हैं बच्चों को, कहते हैं कि आप कोई उनका ऐसा करुण रस का कोई गाना ढूंढ कर लाओ, तो बच्चे लेकर आते हैं "ऐ मेरे वतन के लोगों", और उससे बड़ा करुण रस का गाना और कौन सा होगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री गाना सुनते सुनते स्टेज से, वो किसी फिल्म में नहीं आया था तब तक, स्टेज से वो गाना गा रही है, वो लाल किले से गाया था शायद उन्होंने, और सब लोगों के साथ साथ प्रधानमंत्री भी रो रहे हैं। तो यहाँ हमारे बच्चों का या हमारा विचार इस तरह से रहेगा, लेखक को लगता है कि नहीं किया न्याय। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है। तो पहली कमी है करुण रस के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया, और अच्छा कर सकती थी वो, ये मानते हैं। एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है, मतलब तार सप्तक में रहता है। और आगे वो क्या कहते हैं कि गाने में संगीत दिग्दर्शकों से अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गाकर उसे अकारण ही चिल्वाते हैं, कि वो चिल्लाती है। ये दो कमियां लेखक ने बताई कि करुण रस के साथ न्याय नहीं किया और जबरदस्ती ऊंची पट्टी में गवाते हैं। लेकिन जब लता के गाने बच्चों को सुनने के लिए कहा गया 5-4 दिन में सुनकर आओ, और खुद ने भी सुना, तो पाया कि हो सकता है लेखक को ऐसा लगा होगा शायद कहीं कहीं, लेकिन आज या उस हो सकता है तब तक उन्होंने ऐसे गाने नहीं गाए होंगे, लेकिन आज के संदर्भों में बात की जाए, अब तक जितने उन्होंने गाने गाए तब तक वो थी, यहाँ कोई कमी उन्होंने फिर छोड़ी नहीं। करुण रस के गाने उनसे अच्छे किसी ने नहीं गाए, और ये एक दौर तक शायद सही बात होगी कि ऊंची पट्टी में गवाते होंगे, अभी ऐसा नहीं। बाद बाद के गानों में दो उन्होंने कमियां बताई। पहला, करुण रस के साथ न्याय नहीं किया। दूसरा, जबरदस्ती उसे चिल्वाया। हो सकता है खुद लता ने किया या दिग्दर्शकों ने किया, यहाँ वो निश्चित नहीं है। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। यहाँ वो लता मंगेशकर का पक्ष लेते हुए दिखे, मतलब एक तरह से शुद्ध आलोचना कर रहे हैं वो, जहां उनको जो लग रहा है वो वही चीज बता रहे हैं। और साथ साथ क्योंकि पाठ खत्म होते ही प्रश्न आएंगे कि आपको क्या लगता है, बच्चों से पूछा जाएगा, तो इसलिए हम साथ साथ अपने विचार भी लेकर चल रहे हैं, ताकि दोनों विचार साथ साथ चलते रहे। शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है? मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना हो ही नहीं सकती। ये तो ठीक वैसे हो गया जैसे T20 और टेस्ट, बच्चों को समझाने में बड़ा इजी हो जाता है कि बेटा ये T20 हो गया, ज्यादा तो लोग T20 ही देखते हैं, फटाफट खेल ऐसे ही फटाफट गाने 2 3 4 5 मिनट में खत्म। अब शास्त्रीय संगीत बच्चों ने कहाँ सुना होगा? तो शास्त्रीय संगीत स्कूल में महफिलें जमती हैं, स्पीक मैके केवी के बच्चों को तो हम आराम से बता पाते हैं कि बेटा स्पीक मैके आता है। और जब हमारे स्कूल में हर साल स्पीक मैके आया, तो बच्चे बाथरूम भागते हैं। स्पीक मैके इधर चल रहा है, वो उधर जा रहे हैं, रुक ही नहीं पाते, बैठ ही नहीं पाते, क्योंकि लंबा चल रहा है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, 1 1 2 3। लेकिन सारे बच्चे ही ऐसे नहीं होते, कुछ बच्चों को बहुत मजा आ रहा होता है। ये वही बच्चे हैं जिनकी शास्त्रीय संगीत में रुचि है। 20 25 50 बच्चे ऐसे, तो बच्चा तुरंत समझ जाता है कि हाँ सर क्या समझाना चाह रहे हैं और ये शास्त्रीय संगीत क्या है। नहीं तो बच्चा कहाँ देखने जाएगा शास्त्रीय संगीत, आजकल का बच्चा टेस्ट मैच से तुलना करेंगे, और दूसरा अपने स्पीक मैक के कार्यक्रम से तुलना करेंगे। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव, ये आ गया। शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव क्या है? गंभीर। वहीं जलद लय, द्रुत गति, तेज लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म। तो चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म जलद लय और चपलता। स्पीड से गाने गाए जाएंगे, जल्दी गाने गाए जाएंगे, उसमें संगीत तेज गति से होगा, लेकिन ऐसा अभी तो नहीं है। अभी अरिजीत सिंह आया, जब बच्चे बताते हैं कि हाँ सर देखो कितने स्लो स्लो गाने आने शुरू हो गए आजकल, समय बदल रहा है। शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव गंभीरता, और इसका चपलता और जलद लय। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है,
जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। तो चित्रपट संगीत में प्राथमिक अवस्था का ताल, शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत। तो यहाँ तक पढ़कर कहीं ऐसा ना लगे दर्शकों, पाठकों को, कि जिसको शास्त्रीय संगीत का ज्ञान नहीं है वो फिल्म संगीत में हिट हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शास्त्रीय संगीत का जिसे बहुत अच्छा ज्ञान होगा वही फिल्म संगीत में अच्छा कर पाएगा। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, सिर्फ आधे ताल। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है। गीत और आघात को ज्यादा महत्व कहाँ दिया जाता है? फिल्म संगीत में दिया जाता है। गीत और आघात को ज्यादा महत्व फिल्म संगीत में दिया जाता है। फिल्म संगीत प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, शास्त्रीय संगीत परिष्कृत रूप तक पहुंच जाता है। सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सोच लें कि भाई फिल्म वालों को शास्त्रीय संगीत का ज्ञान नहीं है और फिर भी उनके गाने अच्छे निकल पाएंगे, अच्छे हिट हो पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें उत्तम जानकारी शास्त्रीय संगीत की होना नितांत आवश्यक है, तब जाके उनके फिल्मों के गाने अच्छे होंगे। ऐसा अपने कुमार गंधर्व कहते हैं। सुलभता और लोच, इसको भी अग्र स्थान दिया जाता है चित्रपट संगीत में, और वह लता के पास निसंचय है। क्या चीज है? शास्त्रीय संगीत का ज्ञान भी है। 3 साढ़े 3 मिनट के गाए हुए गाने, तो 5 मिनट के भी होते हैं, 4 के भी होते हैं, पर अपनी किताब में 3 साढ़े 3 मिनट के गाने आ गए। अब लय 3 प्रकार की होती है: विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। मध्य लय से दुगुनी, विलंबित लय से चौगुनी, तेज लय द्रुत कहलाती है। ऊंचा तार सब तक बता ही दिया था। द्रुत लय तेज होगी और स्वरों का बारीक मनोरंजन। चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3 साढ़े 3 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। सवाल यहाँ बनेगा, 3 साढ़े 3 मिनट के गाए हुए गाने, 3 साढ़े 3 मिनट के गाए हुए गाने और 3 साढ़े 3 घंटे की महफिल, इन दोनों की तुलना की। इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ कि वो 3 साढ़े 3 मिनट में जो काम करता है, ये 3 साढ़े 3 घंटे में वो कर पाता है। और यहाँ बड़ा बढ़िया सा उदाहरण हम दे पाते हैं कि बेटा अगर अपने यहाँ, क्योंकि जुबिन नौटियाल उत्तराखंड का है, तो मैं जुबिन नौटियाल का उदाहरण यहाँ देता हूँ बच्चों को। बेटा अपने यहाँ अगर जुबिन नौटियाल आए एक तरफ शास्त्रीय संगीत के कोई गायक आए, तो बच्चों को कौन सा पसंद आएगा? और बच्चे किसके लिए सारे काम धंधे छोड़कर वो पहुंच जाएंगे? और भीड़ केवल मैदान में नहीं, पेड़ों पर भी चढ़ जाएगी। तो बच्चे बता पाएंगे कि जुबिन नौटियाल, सोनू निगम, तो 3 साढ़े 3, और अगर लता मंगेशकर हो तो फिर रिकॉर्ड टूटेंगे। 3 साढ़े 3 मिनट, 3 साढ़े 3 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा लेखक भी मानते हैं। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता में प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। अभी उन्होंने खुद ही उदाहरण दे दिया, ताकि वो सोच रहे हैं कि मैं पाठकों को समझा भी सकूं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो बता रहे हैं कि भाई कोई एक कहावत है या कोई एक दोहा, सुभाषित, कुछ कोई भी एक है, छोटा सा 2 पंक्तियों का, 4 पंक्तियों का, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सा लेख है, वो जो चीज समझा रहा है वही। अब बच्चों को बताना होगा कि सुभाषित कौन सा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और एक तरफ जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, उस पर 4 पन्नों का लिख दिया किसी ने लेख। तो वो जो असर करेगा ना, वो ये पंक्ति ने कर दिया वो असर, कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बच्चा आराम से समझ पाएगा कि हाँ। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट, वहां 3 साढ़े 3 घंटे थे, 3 साढ़े 3 मिनट थे, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो 3 घंटे 3 मिनट, तो ये लगभग बराबर ही चलते हैं। कि ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहां त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी संगम पूछा जाएगा तो किस चीज का होगा? स्वर, लय, शब्दार्थ। स्वर, लय, शब्दार्थ का त्रिवेणी संगम होता है लता के
गानों में स्वर भी है, लय भी है, शब्दार्थ भी, और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। इसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो, रंजक माने यहाँ मनोरंजक लगा लो, उत्तेजक लगा लो, इच्छा जगाने वाला लगा लो, अच्छा लगने वाला, तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा। अगर उसमें रस नहीं है तो, रंजक नहीं है वो तो अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन होता है, गानपन प्राप्त होता है, वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है, और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का बनाया गया तैल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। अव्वल दर्जा का खानदानी गायक और लता मंगेशकर दोनों का उन्होंने एक ही स्थान माना। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है, क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी कुशलता और रसोत्कटता में गा सकेगा? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। ये एक और बड़ा प्रश्न बन जाता है कि खानदानी गवैये कहते हैं कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई। अब वो शास्त्रीय संगीत सुनना ही पसंद नहीं करते, अब उनको यही गाने चाहिए। तो क्या फिल्म संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं? चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त हुए हैं और उनकी पुनरुक्ति अब लेखक करेंगे नहीं। तो क्या ये पुनरुक्ति शब्द है, ये शुद्ध है क्या? आप अगर स्क्रीन देख रहे होंगे तो अगर शुद्ध नहीं है तो शुद्ध लिख दीजिए, शुद्ध है तो लिख दीजिए कि शुद्ध है। पुनरुक्ति, तो कैसे उन्होंने कान सुधार दिए? फिल्म संगीत ने कान ऐसे सुधार दिए कि लोगों का ध्यान संगीत की तरफ उन्होंने खींचा। लोगों का ध्यान नहीं था और उन्होंने संगीत की तरफ खींचा। व्यक्ति का स्वभाव है कि वो सरल से कठिन की ओर बढ़ता चला जाता है, तो फिर वो शास्त्रीय संगीत की तरफ भी जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे T20 देखने वाला बंदा कभी कभी टेस्ट मैच भी दिख रहा होता है, जब T20 कई दिन हो गए नहीं आ रहे, 50 नहीं आ रहे, तो टेस्ट भी देखेगा, सुनेगा। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी है। संगीत के क्षेत्र में किन्होंने अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी है? तो हमारे शास्त्रीय गायकों ने स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्म कांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक एवं चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। सुरीला हो, भावपूर्ण, शास्त्र शुद्ध और नीरस नहीं चाहिए। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, तो एक और सामर्थ्य आ गया लोच या लचकदारी, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मिति की बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार जैसे शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोक गीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यहाँ एक और प्रश्न बन जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है और कंफ्यूज करने वाला होता है कि फिल्म संगीत अपना सामग्री कहाँ से ले सकता है, लेता है। तो ऑप्शन आते हैं, एक तो शास्त्रीय संगीत आ जाएगा, एक आ जाएगा मिश्रित या मिश्र संगीत। तो यहाँ मिश्रित उत्तर उसका होगा, क्योंकि ये सारे मिलकर फिर मिश्रित हो जाते हैं।
शास्त्रीय संगीत से तो अपने गाने लेता ही लेता है। राजस्थानी से कौन से लेता है? पंजाबी से बहुत सारे गाने हैं। अंबर सरिया एक गाना आया था थोड़े दिनों पहले, अंबर सरिया, वो पंजाबी से ले लिया। ऐसे ही रंग बरसे, उसको ले लिया। लोक गीतों को उठाया और फिल्मों ने उसका भी खूब उपयोग किया, ना केवल शास्त्रीय संगीत का ही उपयोग किया बल्कि लोक गीतों का भी, चाहे वो राजस्थानी हो, हरियाणवी हो, पंजाबी हो, कहीं का भी। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, तो पंजाबी लोकगीत किसका कौतुक करते हैं? धूप का कौतुक। रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य, पर्जन्य वैसे तो बादल होता है लेकिन यहाँ गीत का एक प्रकार हो गया, कि याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ये सब मिश्रित संगीत हो गए। कि धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले, बादलों की याद दिलाने वाले, पर्जन्य गाया जाने वाला गीत, दोनों की याद दिलाने वाले गीत, यहाँ पे माना था। पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लगाने वाले कृषि गीत, और पृष्ठभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक और रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है। संगीत के विद्वानों ने, संगीतज्ञों ने, म्यूजिक डायरेक्टर ने हर कहीं से गाने लिए। एक गेंदा फूल गाना भी शायद लोकल कहीं लोकगीत है, और उसको भी उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, और ऐसे बहुत सारे गाने और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहां अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से उसकी खोज और उपयोग चित्रपट संगीत के लोग करते चले आ रहे हैं। कई साल पहले लगने लग गया था कि अब तो नदीम श्रवण और बाकी बहुत सारे लोगों का जमाना लग गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो पहले ही चले गए। अब कौन होगा जो अच्छे गाने देगा? और अच्छे गाने आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। कुमार गंधर्व की ये भविष्यवाणी सच सही है कि अभी तो बहुत सारे गाने और आने हैं, बहुत सारा संगीत और आना है, और बहुत सारे अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व पड़ा है। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। जब उन्होंने कहा उसके बाद तो बहुत 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 उन्नति की है फिल्म संगीत में। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त सम्राज्ञी है, तो इसकी बेताज बादशाह है, वो है लता मंगेशकर चित्रपट संगीत। और भी कई पार्श्व गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अतल है। तो लता की लोकप्रियता के शिखर का स्थान ऑप्शन में आएंगे चार। पहला है, अव्वल है, अचल है, और कोई भी एक और आ गया। तो अचल शब्द आएगा। हम लोग सोचेंगे पहला है, किताब के अनुसार अचल है। बीते अनेक वर्षों में वह गाती आ रही है और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। आधी शताब्दी तक नहीं, अब तो युगों युगों तक। उनका गाना सुनने के बाद किसी और की गाना की जब आवाज हम सुनते हैं, एक्सपेरिमेंट मैंने किया। मैंने कहा इतना कुछ इन्होंने लिखा है, भारत रत्न मिला है, और हमने कभी इतना गौर से सुना ही नहीं। 3-4 साल पहले सुना, पहले लता मंगेशकर को सुना, फिर बाकी कई गायिकाओं को सुना। मिठास लगी ही नहीं उनमें। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं, ज्यादा क्या कहूँ। एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुंचे, यही नहीं प्रदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। उस समय लता मंगेशकर यहाँ थी। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद ही एक पैदा होता है। तो यहाँ पर बच्चों को हम दो चार चीजें बताते हैं, और जिन चीजों पर बच्चों को और हम सभी को गर्व होता है कि हमने अमिताभ बच्चन को, सचिन तेंदुलकर को, महेंद्र सिंह धोनी को, लता मंगेशकर को साक्षात देखा। भले टीवी पर देखा, लेकिन लाइव उन्हें फील किया। तो ये हम सब की बहुत बड़ी एक तरह से अचीवमेंट है, एक उपलब्धि है। ऐसा कलाकार शताब्दी में शायद ही एक पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है, क्योंकि पाठ लिखा तब वो हम सभी के बीच थी। उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा सौभाग्य। अब लता मंगेशकर नहीं है। लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया। इसके लिए अभ्यास की, किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है?
कौन सी विशेषताएं नजर आई, हमने विशेषताएं देखी। करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, कहाँ तक सहमत है, हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अलक्षित, असंशोधित, अदृष्टिपूर्व पढ़ा है। वर्तमान फिल्म संगीत के वो करता चला था मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा। चित्रपट संगीत लोगों के कान बिगाड़ दिए, आरोप लगाया जाता है, ये भी हमने बताया कि कान कहाँ बिगाड़े। महत्व का क्या आधार होना चाहिए चित्रपट और छात्र संगीत के, इस बारे में भी हमने चर्चा की थी। और अब हम इसके प्रश्नों पर आ जाते हैं। और इसके प्रश्न आप लोग अपना मोबाइल लेकर बैठे गए होंगे, आप लोगों के उत्तर भी आते रहेंगे अभी। सबसे पहला प्रश्न है, पाठ के लेखक का नाम कुमार गंधर्व है, उनका जन्म किस साल हुआ? उनका जन्म का वर्ष क्या है? 1924। और मृत्यु वर्ष? तो जन्म और मृत्यु वर्ष। दूसरा सवाल, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक पाठ के लेखक हैं, इन चारों में से अनुपम मिश्र, कुमार गंधर्व, प्रेमचंद या हजारी प्रसाद द्विवेदी? कुमार गंधर्व। अगला सवाल है, लता मंगेशकर के पिता का नाम? दीनानाथ मंगेशकर, भोलानाथ मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर, भोलानाथ मंगेशकर? आपका जवाब है दीनानाथ मंगेशकर। लता से पूर्व किस प्रसिद्ध गायिका का जमाना था? आशा भोसले, उषा मंगेशकर, नूरजहां या अनुराधा पौडवाल? तो जी, नूरजहां। अगला सवाल, श्री विलायत खां किस संगीत में दक्षता पा चुके थे? श्री विलायत खां हारमोनियम, सितार वादन, बांसुरी वादन? सितार वादन। लता जी की प्रसिद्धि का कारण है उन्होंने फिल्मी गीत गाए या शास्त्रीय संगीत का ज्ञान था? मधुर स्वर या गानपन? लता की सिद्धि का कारण क्या है? और उत्तर है गानपन। क्या फिल्म संगीत के गाने का ये नहीं है उनका? फिल्म के गाने भी तो गाए उन्होंने, तो वो क्यों नहीं है? ऑप्शन में गानपन ही था और कुछ था नहीं, क्योंकि गाने तो औरों ने भी गाए हैं, पर वो गानपन जो आजकल तो फिल्टर लगता है, वो गानपन जो लता मंगेशकर में था, वो गानपन शायद ही अब युगों में किसी में आए। इनमें से लता के गाने की प्रमुख विशेषता क्या है? नादमय उच्चार, उच्चारण, आचरण या ताल? तो इनमें से लता के गानों की विशेषता आ गई नादमय ताल, नादमय ताल। पाठ पढ़ते समय आपने शायद सुना नहीं, नादमय उच्चार जब ये आता है तो मैं ठहर जाता हूँ। नादमय उच्चार आता है ना, उन चारों में से जो चार मैंने बताए थे पाठ में आए थे, उनमें से एक ही है यहाँ नादमय उच्चार, तो ये एक ही आएगा। बाकी अगर तीन होते तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला उत्तर हो जाता है, तो क्लियर नादमय उच्चार। लता ने कौन से लय के गीत बड़ी उत्कटता से गाए? मध्य लय, द्रुत लय या विलंबित लय? तो उन्होंने कौन से लय के गीत बड़ी उत्कटता से गाए? मध्य। पाठ के अनुसार, पाठ के अनुसार द्रुत लय, जैसे उन्होंने सारे ही गाए लेकिन पाठ के अनुसार द्रुत लय आता है। आप एक बार फिर से देखिएगा, अगर नहीं हो ना सही तो अपन सही कर लेंगे, आप सही बता दीजिए। सामान्य लता ने कौन सी पट्टी में गीत गाए हैं? सामान्य पट्टी, निम्न पट्टी, ऊंची पट्टी या मध्यम पट्टी? कौन सी पट्टी के गीत गाए हैं? पाठ के अनुसार ऊंची पट्टी। हाँ बिल्कुल, ऊंची पट्टी में लता ने गीत गाए। वो तो हमें पाठ बच्चों को बताना समझाना था ना, तो हम ऐसा कर रहे थे कि हाँ उन्होंने सारे ही, लेकिन पाठ के अनुसार ऊंची पट्टी। संगीत, शास्त्रीय संगीत में किस प्रकार के ताल का उपयोग किया जाता है? परिष्कृत, सामान्य, निकृष्ट, ऊंची पट्टी? तो शास्त्रीय संगीत में किस प्रकार के ताल का उपयोग किया जाता है? आपका उत्तर आ रहा है ए, परिष्कृत। तो परिष्कृत, और ये जो परिष्कृत पना होता है ना, कभी कभी ये प्रोग्रेस को रोक देता है। परिष्कृत को अगर हम वो कहें तो परफेक्शन वगैरह वगैरह, तो कभी कभी वो लोगों तक उतनी पहुंच बना नहीं पाता। और फिल्म संगीत जो चल रहा है सो चल रहा है, ठीक है, जैसा आ रहा है
टाइम पॉप सॉन्ग का था, आजकल मैं भूल गया वो हनी सिंह के गानों को क्या कहते हो, स्पीड से गाए जाते हैं गाने। सर इसका अर्थ क्या होता है? किसका? सर परिष्कृत का। शुद्ध, एकदम शुद्ध। और यहाँ ताल के मामले में परिष्कृत का मतलब है कि वो वही उनका संगीत, क्योंकि संगीत की बहुत सारी इसमें चीजें आएंगी, तो मैं तो संगीत शिक्षक का सहारा लेता हूँ कई बार कि सर इसमें कुछ चीजें हैं वो आप आकर थोड़ा सा बता दो, तो यही तो होता है उद्देश्य। मांझा। शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव। शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव क्या है? शास्त्रीय संगीत का, हाँ, सबसे उत्कृष्ट, परफेक्ट, हाँ, शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव गंभीरता। गंभीरता, गंभीरता ही शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव। भारतीय फिल्मों में किस संगीत की धुनों का अधिक प्रयोग किया गया? शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, पाश्चात्य संगीत या मिश्रित संगीत? तो भारतीय फिल्मों में कौन सी संगीत की धुनों का सबसे अधिक उपयोग किया गया? ए, बी, डी। शास्त्रीय, लोक, पाश्चात्य, मिश्रित। और ये सब के उत्तर गलत आ रहे हैं, और इस पे मैंने देखो चर्चा की थी, मैंने कहा अभी इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जब आए तो मैंने एक उत्तर बताया था, मैंने कहा यही उत्तर इसका होगा, क्योंकि ये पिछले साल या पहले भी एक बार आया था हमारे, और जब ज्यादातर उन्होंने 11वीं में आया था, ये शायद एनुअल में आया था, कहाँ आया था, सब ने, किसी ने शास्त्रीय बताया, किसी ने सोचा लोक, किसी ने पाश्चात्य, और यहाँ पर आ गया अपना लोक संगीत उत्तर, जो कि उतना सही नहीं है। शास्त्रीय फिल्मों में किस संगीत के धुनों का उपयोग किया जाता है? तो ये है मिश्रित संगीत, इसका सही उत्तर। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत सारा हुआ था ना, तभी इस पे हमने चर्चा की थी। ये वही वाली वर्ड फाइल है, मैं इसको एडिट भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उस पे मैं लिख नहीं पाता था, और इस पे मैं लिख लूंगा, तो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया है, इस पे हम चर्चा भी कर लेंगे। इसको मैंने पीडीएफ में नहीं, तो मैं अभी इसको एडिट कर देता। हमारे शास्त्रीय गायक किस प्रकार की वृत्ति वाले होते हैं? हमारे शास्त्रीय गायक लालची होते हैं, घमंडी होते हैं, आत्मसंतुष्ट। चित्रपट संगीत किस प्रकार का होता है? चित्रपट संगीत नीरस होता है, लचकदार होता है, गंभीर होता है, स्थिर होता है। चित्रपट संगीत लचकदार होता है। कृषि संबंधी गीतों को किस प्रकार के संगीत धुनों के अंतर्गत रखा जाता है? कृषि संबंधी गीतों को, कृषि संबंधी गीतों को किस प्रकार के संगीत धुनों के अंतर्गत रखा जाता है? कृषि संबंधी गीतों को लोक, पाश्चात्य, शास्त्रीय, मिश्रित। लोक संगीत की धुनों के अंतर्गत रखा। लेखक के अनुसार गाने की सारी मिठास किसके कारण आती है? लेखक के अनुसार गाने की सारी मिठास किसके कारण आती है? सही धुन, सही शब्दावली, रंजकता, सही स्वर। तो लेखक के अनुसार गाने की मिठास आती है सर ये रंजकता क्या होता है? स्वर। रंजकता, रंजकता रस, आनंद के संदर्भों में इस पाठ में प्रयोग हुआ है। रंजक उत्तेजकता के ओके सर। लेखक के अनुसार लता जैसा कलाकार कितने समय बाद पैदा होता है? 10 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष? इसका उत्तर तो सरल सा ही होगा कि सदियां ही लिखेंगे हम। इस पाठ का मुख्य लक्ष्य क्या है? लोगों में संगीत या गीत की अभिरुचि उत्पन्न करना। लोगों में संगीत या गीत की अभिरुचि। लता जी का परिचय देना। शास्त्रीय संगीत को प्रकाशित करना। चित्रपट गीत संगीत की, इसका उत्तर क्या दिया आप लोग? संगीत की अभिरुचि, लता जी का परिचय, वो लता जी का परिचय। लता जी का परिचय इसका। संगीत की गीत या अभिरुचि क्यों नहीं? संगीत की गीत या अभिरुचि पैदा करना क्यों नहीं होगा? या शास्त्रीय संगीत को प्रकाशित करना क्यों नहीं होगा? या ये क्यों नहीं होंगे?
क्योंकि इस पाठ में संगीत की रुचि पैदा करने जैसी कोई विशेष बातें नहीं की गई, सिर्फ लता मंगेशकर का संक्षिप्त परिचय दिया गया, उनसे पहले के गायिकाओं का, उनके दौरान, उनके पिता से तुलना, ये सारी लता जी के परिचय से संबंधित। पर्जन्य का क्या अर्थ है? पर्जन्य है अपना दूसरों को जन्म देना, अपने आप उत्पन्न बादल और वर्षा। पर्जन्य का अर्थ हमने बादल शब्दार्थ ही है, इसका पर्यायवाची है। लता की संगीत की अनभिषिक्त सम्राज्ञी है। शास्त्रीय संगीत, लोक, पाश्चात्य, चित्रपट। ये चित्रपट का मतलब है फिल्म। अगर हमें चित्रपट माने फिल्म याद हो गया तो फिल्म संगीत में तो लता ही सम्राज्ञी है, अनभिषिक्त बेताज बादशाह है। बादशाह को अगर स्त्रीलिंग कहेंगे तो सम्राज्ञी। बादशाह का स्त्रीलिंग क्या होगा तो आज ही सोचा, ये तो सम्राट का होता है सम्राज्ञी। बादशाह का स्त्रीलिंग मैसेज बॉक्स में देखिए, बादशाह बादशाह ही तो नहीं होता। कमाल है भाई। बेगम, बेगम। अच्छा बेगम ही होता है लेखक के अनुसार, लेकिन बेगम के दो अर्थ निकल जाएंगे। लेखक के अनुसार है ना, दो ही अर्थ निकलेंगे ना, कि लता अनभिषिक्त सम्राज्ञी की बजाय अनभिषिक्त बेगम है, बेगम के दो अर्थ ले जाएंगे। लेखक के अनुसार लता ने किस प्रकार के गानों के साथ न्याय नहीं किया? लेखक के अनुसार करुण रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस या वीर रस। लेखक के अनुसार उन्होंने कौन से गानों के साथ न्याय नहीं किया है अभी तो हमें पता चला कि उन्होंने करुण रस के साथ न्याय नहीं किया। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक कौन है? कुमार गंधर्व। अब यहाँ पे आप लोग सिर्फ रीड करेंगे जैसे हम रोज करते हैं, और मैं यहाँ बोलूंगा नहीं, आप रीड करते रहेंगे, कोई एक आध चीजें ही बोली जाएंगी। सर जी जी सर इत्तेफाक से आज उनकी पुण्यतिथि भी है। आज पुण्यतिथि भी? अरे यस सर, आज ही के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। जी सर, आज 6 आज फरवरी। जी सर, ये आज पूरा एक साल हो गया। ये सर एक कोइंसिडेंस हो गया सर। ये तो हम, हाँ ये तो हम सभी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि। जी सर, कोइंसिडेंस हो गया सर आज, बेहतरीन वाला। स्क्रीनशॉट भी आज ही हो रहा है। हाँ यहाँ तो क्या है कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो मैंने उतनी ज्यादा उनकी प्रशंसाएं नहीं कर पाया मैं, लेकिन जब बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं कुमार गंधर्व की बातें काट रहा होता हूँ। ना तो ऑनलाइन है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। क्यों काट रहा होता हूँ? क्योंकि हालांकि उन्होंने तो पॉजिटिव आलोचनाएं ही की, सकारात्मक आलोचनाएं ही की, लेकिन हमारे लिए तो वो विशेष है। और बच्चों के दिमाग में कभी भी इस तरह आलोचना ना आए, हम भी बड़े लोगों की ऐसे आलोचना कर सकते हैं, नहीं। पहले कुछ हासिल करो, और जब हासिल करने की प्रोसेस से हम गुजरते हैं ना तो हम उस संघर्ष से गुजर पाते हैं, तो फिर आलोचना करने का मन ही खत्म हो जाता सर लता मंगेशकर इंदौर की है ना, तो आज यहाँ के समाचार पत्रों में उन पर बहुत एक अलग सी पेज आया है। लता मंगेशकर के लिए लेख, उनकी बहुत सारी जानकारी। है। मैंने भी पढ़ा आज, लेकिन मैं वो पढ़ना भूल गया शायद। उनकी पुण्यतिथि उनके ऊपर लिख रखा था, कौन सी की है वो, दैनिक भास्कर की एक मैगजीन आती है हर महीने, आहा जिंदगी, उसमें है उनके लेख। सर जिंदगी मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं हाँ मैम बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। पर संगीत का ताल कौन सी अवस्था का, प्राथमिक अवस्था का हो क्या? मैम शायद लेफ्ट हो गए क्या? एक पेपर चित्रपट संगीत का गुणधर्म, ये गुणधर्म है, जलत लय और चपल। मैम ज्योति मैम आपकी आवाज नहीं आई, मुझे नहीं आई, किन्हीं को औरों को आई हो तो बता दी। सर मैं ये कह रही थी, अब आ रही है आवाज आपको मेरी? जी मैम, जी मैम।
सर मैं कह रही थी कि मेरे पास ना एक ग्रुप है, उसमें है ना दैनिक जागरण का डेली का करंट अफेयर्स को अंडरलाइन किया हुआ पेपर आता है, एक-एक पेज, तो वो मैं आपको नित्य शेयर कर दिया करूँगी, आप ग्रुप में डाल सकते हैं, तो इससे हमारे करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे सभी के। जी मैम, स्ट्रॉन्ग तो हो जाएंगे लेकिन आपका ही कंपटीशन बढ़ जाएगा। देख लो, मैं तो डाल दूंगा। सर कुछ नहीं होता, भला करना चाहिए तो अपने आप ही हो जाता है। मैं तो डाल दूंगा मैडम, मैं तो ऐसा काम करता रहता हूँ। देख लो। ठीक है, तो फिर भेज दीजिए करिए। धन्यवाद मैम। चित्रपट संगीत में कितने तालों का उपयोग होता है? आधे तालों का उपयोग। ये देखो, ये फिर से आ रहा है, इस पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये 2-3 जगह अलग अलग आया। इस पे हम चर्चा कर लेंगे। इसका सही उत्तर कल कोई ले आएंगे, गलत उत्तर के बजाय हम सही ही देखेंगे। मिश्र मिश्र था, यहाँ पे लोक संगीत फिर से आ गया। त्रिवेणी संगम क्या है? स्वर लय और शब्दार्थ है तीसरा, ध्यान रखिएगा, शब्दार्थ है तीसरा। स्वर लय तो चलो संगीत में होता ही होता है, स्वर माने सुर हो गया, मान लो, ये मान लेंगे हम, स्वर आवाज हो गया, सुर हो गया, कुछ लय भी हम मान लेते हैं। लेकिन शब्दार्थ क्या, तो कई बार इसको भूल जाता है आदमी। स्वर लय और शब्दार्थ। हमारे शास्त्रीय गायक किस प्रकार की वृत्ति वाले होते हैं? तो ये आत्मसंतुष्टि वाले। कृषि संगीत, ये लोक धुन आ गई, ये लोक धुन आएगी सही। रंजकता, मिठास रंजकता के कारण होता है। मुझ पे लौट कर नहीं आ जा। मैं तो पढ़ा नहीं तो तड़के 5 बजे उठ जाइए तड़के नहाना। बता दिया नहाना तो पानी गर्म करूंगी, नहीं तो फिर चाय भी बनानी है जी, तो माइक्रोफोन बंद कर लीजिए प्लीज, निवेदन रहेगा सबसे। क्वेश्चन सर आगे। घनश्याम सर नमस्कार, एक बात मुझे भी याद आ गई। जी सर। तो लता की बातें हैं, तो लता तो मेरी पसंदीदा गायिका है, तो वहां बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो एक दफा मेरी बात हुई थी, डायरेक्ट सीधी बात हुई थी, और जब लता मंगेशकर पर चीज लिखी गई थी, याद रखिएगा, जब आपने एक बात बताई आज, उस बात में ऐड करना चाहूंगा मैं, 2 रचनाकार या 2 पाठ है हमारे जो भारत रत्न पर हैं। वो एक यतीन्द्र मिश्रा का जिक्र आपने सुना होगा, अयोध्या के हैं वो यतीन्द्र मिश्रा, उन्होंने बिस्मिल्लाह खां के ऊपर रचा पाठ नौबत खाने में इबादत। तो उसके संदर्भ में 2016 में आई थिंक उनकी किताब आई थी लता सुरगाथा, और लता सुरगाथा पर यतीन्द्र मिश्र को पुरस्कार मिला था, पुरस्कृत हुए थे, तब बधाई संदेश के माध्यम से मेरी बात हुई थी। तो लता मंगेशकर की जिंदगी के ऊपर जो अभी कुमार गंधर्व ने जो लिखा है, उससे कहीं बेहतर विश्लेषण या और अच्छे से इन फ्यूचर आपको किताबों में और देखने को मिल सकता है, वो यतीन्द्र मिश्र ने भी किया है। 2016 में उन्होंने कहता उनकी जिंदगी के ऊपर तमाम बातें उन्होंने शेयर की हैं, जैसे बिस्मिल्लाह खां का जीवन चरित्र उन्होंने बांधा है, ऐसे ही लता सुरगाथा जो किताब है वो यतीन्द्र मिश्र की है। याद रखिएगा, ये कंसेप्ट भी यतीन्द्र मिश्र से जुड़ा हुआ है, आपको बताया, क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी के लेखक हैं। यतीन्द्र मिश्र जी हमारे यहाँ के हैं, और विशेष बात यह है कि हमें आशीर्वाद भी मिलता रहता है बराबर। हाँ, अयोध्या के हैं, अयोध्या के हैं ना जी, सर? हमारे यहाँ के ही हैं, और रजवाड़े से हैं, हाँ, तो से हैं। जो आशीर्वाद आपको मिला है, बात में उनसे मेरी भी बात हुई है, तो इसलिए मैंने साझा किया। तो ये एक नई मुलाकात हुई है मुझसे व्यक्तिगत जो है। जी, बहुत अच्छे आदमी हैं जी, बहुत अच्छा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो और स्वप्निल श्रीवास्तव भी अयोध्या में ही रहते हैं, हमारे यहाँ बगल में ही। हाँ, स्वप्निल श्रीवास्तव से बात मेरी नहीं हो पाई खैर, लेकिन मेरी जो बात हुई थी, मेरे उनसे बात हुई थी, तो मैंने साझा किया। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हो गया अपना पाठ। और सर एक और बात, जो सर एक और चीज साझा करना चाहूंगी। कुमार गंधर्व जो है वो इंदौर से लगा हुआ है देवास, तो उनका कई वर्षों से देवास में निवास रहा है, और अभी उनकी जो बेटियां हैं अभी मतलब कलापिनी कोमकुली है, तो एक बार वो हमारे विद्यालय में मुख्य अतिथि भी बनकर आई थी। अरे वाह, ये अपने कामता प्रसाद गुरु की याद रही, बहुत बढ़िया मैम। ऐसी ऐसी चीजें
ये हैं हमारे ड्यूटीज। एक बार मैंने बताया था ना कि हमारे टीचर्स के क्या क्या ड्यूटीज होती है, वो ढूंढ रहा था मैं, और ये मिल गई। और मिलने को तो उस समय भी मिल गई थी, लेकिन वो हिंदी में नहीं मिली। हिंदी इंग्लिश बहुत दोनों भाषाओं में नहीं मिली थी, द्विभाषा नहीं मिली थी। अभी कोई और कुछ शेयर कर रहे हैं या अगले पार्ट में चलो? ये तो डाउनलोड होने में टाइम ले रहा है, होता रहेगा। चलो इसको वहीं छोड़ देते हैं, बढ़ते हैं आगे। अच्छी बात यह है कि ये पार्ट जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं। अच्छा, अभी 9:30 हो गए। इस टाइम होता है थोड़ा डाउट क्लियर सेशन। कई लोग आते हैं और बेचारे बाद में उनका कॉल मैसेज आया कि आप सर कह तो देते हैं 9:30 बजे का, फिर कंटिन्यू चल रही होती है क्लास, तो कभी कभी लोभ आ जाता है मन में कि पूरा कर लेते हैं पार्ट, समय कम है ना। तो अगर किन्हीं को कोई डाउट वगैरह है, बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर डाउट होते हैं, तो आप अभी अपने डाउट पूछ सकते हैं। पार्ट को लेकर तो डाउट क्लियर हो ही गए, नहीं है ना किन्हीं को कोई डाउट? सर वो संगीत, सर प्लीज मिसेस संगीत है कि वो लोक संगीत? हाँ, ये वाला एक बार देख लो भाई, सभी लोग एक बार डिस्कशन कर लो, जिन्होंने जितना पढ़ा है। नमस्ते सर, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ सर। सर मेरी नजर में तो लोक संगीत ही होगा, क्योंकि सर लोक संगीत मिश्रित संगीत भी लोक संगीत के अंतर्गत जो है लोक संगीत ही होगा, बिल्कुल। हेलो सर। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है सर? आप लोग तो बोलना, मैं सुनता रहता हूँ सर, बाकी सब लोग भी हाँ, बोल रहे हैं। हाँ सर, वो टीचर्स कोड ऑफ कंडक्ट भी एग्जाम में आएगा क्या सर? ऐसे ही आएगा? सर वो इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन इंटरव्यू? आता है ना तो भी। और टीचर्स का पता होना चाहिए ना, टीचर हाँ, को कम से कम, इसलिए वो उस समय एक बार डिस्कशन चला था, तो अभी वो मिल गया। ठीक है सर, ठीक तो अभी है, लोग दोनों धन्यवाद। चलें, फिर हम सब लोग साथ साथ। सर सर जी मैम। सर जी मैम। सर लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई लिंक है आपके साथ? लाइब्रेरी से रिलेटेड? जी लाइब्रेरी मैम, क्या? मैम सर लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई लिंक हो जहाँ क्लास वगैरह लगती हो? अच्छा, लाइब्रेरी की कोई क्लास लगती हो? नहीं मैम, हाँ जी सर। ऐसा तो नहीं है मैम, कोई नहीं। कोई ग्रुप हो तो लिंक शेयर कर दो सर। ये देखिए, ये एक दिन आया था ना, उस समय मैंने फिर इनको मेरे पास लाइब्रेरियन का संकल्प करके, कोई लोगों के पास मैसेज आया था, आप लोगों के पास ना, संकल्प करके। तो मुझे किन्हीं का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि सर ये मैसेज आया है, शायद ग्रुप में है क्या? तो वो हमारे ग्रुप में नहीं है, और मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ कौन है, और ना हम लोग किसी का नंबर वगैरह इस तरह कोई शेयर या कुछ ऐसा करते हैं, और ना उनका हमसे कोई संपर्क ऐसा है, ना मैंने बाद में भी संपर्क नहीं किया मैंने उनसे। लेकिन अभी मुझे पता चला कि नहीं से कि हमारे जो हम ऑनलाइन पढ़ने आते हैं, मुझे ज्यादातर लोग वहाँ हैं, उनके ग्रुप में हैं। स्क्रीनशॉट आया मेरे पास अभी, तो ऑलरेडी आप लोग तो हैं उस ग्रुप में। तो अगर आप पहले से ही उस ग्रुप में हैं, तो वो आपको मैसेज भेजेंगे, फिर तो क्यों नहीं भेजेंगे, वो उनके ग्रुप वालों को मैसेज भेजेंगे, है ना, आप में से काफी लोग। नहीं सर, मैं तो नहीं हूँ उस ग्रुप। नहीं सर। लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट आया कि क्योंकि पिछली बार कहा था कि सर हमारे पास भी वहां से मैसेज आया, तो मैंने देखा, मैंने कहा पता नहीं भाई कौन है, हमने तो किसी के नंबर किसी को नहीं दिए। हम ना केवल सिर्फ ये फ्री वाला सिस्टम है, बल्कि हम नंबर भी शेयर नहीं करेंगे किसी से, किसी के भी। तो लेकिन पता चला कि आप में से काफी लोग हैं। आप अभी चेक कर लीजिए अपना मोबाइल, वही नंबर जिस नंबर से आपके पास मैसेज ग्रुप आया। का सर, ग्रुप का नाम क्या है? मतलब किस नाम से है वो ग्रुप? मुझे ग्रुप का नाम नहीं पता, लेकिन आपके पास इन लोगों के पास जिस नंबर से मैसेज आए ना, उसको जब आप उसमें जाएंगे ना इन्फो में, तो आपको पता चल जाएगा कि आप उनके साथ किस किस ग्रुप में हैं।
जी सर। सर मेरे पास है ना किसी से कोई ग्रुप से कोई मैसेज नहीं आया। अच्छा नहीं आया क्या? कि कुछ लोगों के पास आया, बता रहे थे पिछली बार। देखिए ये जब हम टीचर बनेंगे ना, बनेंगे क्या, हम तो टीचर है ही, मान लो अब हम इस संस्थान में आएंगे, तब ये कुछ हैं नियम वगैरह टीचर्स के, ये सभी लोगों के हैं, अधिकारियों के भी हैं, बच्चों के भी हैं। और ये पहला तो यही है कि मन में इस तरह की चीजें, हम बच्चों को मातृभूमि के लिए प्रेम की भावना टीचर करेगा। इसमें 5 मिनट लगेंगे, मैं हमेशा सिलेबस के साथ साथ ये कुछ चीजें कर रहा होता हूँ, ये व्यापक ज्ञान के अंतर्गत आ जाएंगे और परीक्षा करने में कुछ सीडीपी जैसे कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने में ठीक रहेगा। दिमाग में अगर ये सारी चीजें रहेंगी ना, तो इसको बेस बनाकर हम बहुत सारे सवालों के जवाब दे पाएंगे। तो अपने विद्यार्थियों को उपदेश देकर या कैसे भी उदाहरण देकर, खुद का उदाहरण देकर मातृभूमि के लिए प्रेम बहुत जरूरी है। जैसे हमारे मेरी पोस्टिंग अभी चीन बॉर्डर पे है, तो बहुत जरूरी हो जाता है देशभक्ति की भावना बच्चों में भरना। तो देश का ही जो नहीं वो किसी का नहीं हो सकता, ये इस बात का इतिहास गवाह है। देश का नहीं वो माता पिता का भी नहीं होगा, किसी का नहीं हो सकता। इसलिए ये बहुत पहली कंडीशन यही है कि वो देशभक्त हो, जो भी कोई हो। तो हम बच्चों को ये देशभक्ति अपना उदाहरण देकर, अपने देखभाल में जो विद्यार्थी के मन में उपदेश व उदाहरण द्वारा कानून व्यवस्था के प्रति भी सम्मान पैदा हम लोग करेंगे। कानून व्यवस्था ऐसा नहीं कि हम कुछ भी उन्हें बोल रहे हैं बच्चे को। प्रत्येक अध्यापक ऐसे, ये मैंने नहीं बनाई, ये अपने रूल्स हैं ऑलरेडी। एक तरह से मान लो संविधान ही है, जो प्रत्येक अध्यापक विद्यालय क्रियाकलापों का आयोजन करेगा और बढ़ावा देगा जो विद्यार्थी के बीच विश्व बंधुत्व की भावना। तो हमारे शिक्षा का उद्देश्य भी विश्व बंधुत्व है। यहाँ वाली शिक्षा जो जो है, स्कूली शिक्षा में देखभाल में चौके विद्यार्थी के मन में उद्देश्य उदाहरण सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, किसी एक धर्म के प्रति हम विशेष, भले ही हम हमारे भगवान शंकर को मानते हैं, हम हमारे भगवान राम को मानते हैं, हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, लेकिन बच्चों को जब हम वहां पढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए सारे बच्चे बराबर है। ये हम सभी करते ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, ये लिखित में भी है ये सब कुछ। सर दूसरा वाला भी जरा इधर दिखा दीजिए तो स्क्रीनशॉट लेना नहीं, मैं भेज दूंगा, ये ग्रुप में मैं भेज चुका हूँ शायद। कोई भी अध्यापक किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं ओके और इस प्रकार थैंक की यू पार्टी के पक्ष में खुले में या कमरे में या कैमरे क्या गतिविधि नहीं संचालित करेगा। वह किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी से संबंध नहीं रखेगा जिसे केंद्रीय विद्यालयों के उद्देश्य, लक्ष्य और प्रकारों के विरुद्ध घोषित किया गया हो। केंद्रीय विद्यालय के जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं और जो प्रकार्य हैं, उनके विरुद्ध किसी पार्टीबाजी या किसी कहीं कुछ ऐसा करता हुआ अध्यापक नहीं पाया जाएगा। ये रूल्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि कई लोग तो करते होंगे, लेकिन रूल तो ये है। हमेशा सतर्क रहेगा अध्यापक कि उसके विद्यार्थी भी राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लेंगे, विद्यार्थी भी नहीं लेंगे राजनीति में, वो रोकेगा उनको। और कोई भी अध्यापक राज्य विधानमंडल और केंद्रीय विधानसभा का सदस्य भी नहीं होगा। ये तो हमने पढ़ाई था, नौकरी छोड़कर ही हम कर सकते हैं। चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने से पहले नौकरी से त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। इसके अलावा आधुनिक समाज में प्रचलित अस्वस्थ और बुरे रिवाजों और आदतों का विरोध करेगा वो। ऐसा नहीं कि मुझे क्या, वो जमी हुई बर्फ नहीं बनेगी हमारे यहाँ की, ये हमारे पास्ट ने भी कहा और यहाँ पे भी लिख रखा है। इसके अलावा दिमाग में सहयोग और समाज सेवा के उसूल डालेगा अध्यापक। पूरी कोशिश करेगा कि वो समाज के लिए हितकारी हो। नैतिक, मानसिक और भौतिक विकास के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ सहयोग भी करेगा और सहयोग प्राप्त भी करेगा। इन कामों में अध्यापक लगा रहेगा। नैतिक, मानसिक और भौतिक विकास के अलावा प्रत्येक अध्यापक अपने सभी विद्यार्थियों के साथ अपने संबंधों में पूर्णतः निष्पक्ष रहेगा। वो तटस्थ नहीं रह सकता, मुझे क्या इग्नोर नहीं कर सकता, निष्पक्ष रहेगा। और जहां कहीं आवश्यकता होगी उसे बीच में टांग अड़ाना हो, बोलने चाहे कोई कुछ भी, उसे बोलना पड़ेगा। धीरे सीखने वालों के लिए विशेष तौर पर सहानुभूति यहाँ भी है। धीमे सीखने वालों के लिए प्लानिंग बनती है केंद्रीय विद्यालयों में और उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होगा। ऐसा नहीं कहेंगे हम जैसे तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, ऐसी वाली पंक्ति आई थी, ऐसी पंक्ति का उपयोग अब हम नहीं करेंगे। हमें अध्यापक बन जाना है मराठी का जो अध्यापक था आनंद, प्रोफेसर आनंद के जो अध्यापक थे उनकी तरह। एक अध्यापक अपनी पूरी जिंदगी न केवल स्वयं की बल्कि अपने छात्रों की जानकारी को बढ़ाने के लिए अध्ययन करेगा। हम लोग अध्ययन कर ही रहे होते हैं, हिंदी अध्यापक लेते नीचे कोई ना कोई किताब इश्यू करवाते ही रहते हैं। फालतू बातों पर ध्यान दिए बिना
विधि पूर्वक और सावधानी से नियोजित करेगा अपने सारे काम। तो फालतू बातें बहुत सारी होती हैं, वर्क प्लेस है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें होंगी, लेकिन उद्देश्य अपना जो हमने बना रखा है वही रहेगा। और उद्देश्य ये देश सेवा है, मेन उद्देश्य। हम लोग मिशन पर हैं, हम लोग माने हम अध्यापक लोग उधर फौज में अपना काम कर रहे हैं, बॉर्डर पे बेचारे, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे तो उनका काम बहुत आसान कर देंगे हम। प्रत्येक अध्यापक हर विद्यार्थी को अद्वितीय विकास के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में देखेगा कि हर बच्चा बहुत सक्षम है। जैसा कि अपने कलाम साहब ने कहा था कि बेंच, आखिरी बेंच का बच्चा भी, मतलब बैक बेंचर भी कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव कर सकता है। तो उसका अर्थ हम ये समझाएंगे कि बेटा क्लास का हर बच्चा महत्वपूर्ण है, समाज में उसका एक उचित स्थान है, वह मानते हुए उसे सृजनात्मक और सहयोगी बनाने में मदद करेगा। व्यक्ति खाली दिमाग शैतान का घर, हम उसे सृजनात्मक बना देंगे तो खाली दिमाग रहेगा ही नहीं। और सृजनात्मक व्यक्ति बच्चा है तो देश की उन्नति बहुत तेज गति से होगी। प्रत्येक अध्यापक अपने आत्मा में आत्म संयमी सादा होगा। ये हमारी ड्रेस की ओर भी संकेत किया जा रहा है, हालांकि ड्रेस कोड नहीं है टीचर्स के लिए केंद्रीय विद्यालयों में, लेकिन ये संकेत है। वह विद्यार्थियों के समक्ष और विद्यालय परिसर में धूम्रपान, तंबाकू खाने अथवा अन्य अवांछनीय आदतों से बचेगा। तो ये नहीं कर सकता अध्यापक, क्योंकि बच्चों का तो वो रोल मॉडल है ना। बच्चे अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते, अध्यापक का मान रहे होते हैं, तो फिर अध्यापक को ये चीजें करनी होगी। प्रत्येक अध्यापक का एक अनुकरणीय नैतिक चरित्र होना चाहिए। उसका विद्यालय में या बाहर विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि उसकी या विद्यालय की बदनामी हो। तो हम उसे विपरीत लिंग के प्रति व्यवहार सिखाएंगे, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। प्रत्येक अध्यापक, अच्छा उसे क्या, ये अध्यापकों के लिए है? हाँ, ये अध्यापकों के लिए था, मेरे दिमाग में विद्यार्थी थे। प्रत्येक अध्यापक को अपने व्यवसाय को बताने में गर्व होना चाहिए कि मैं अध्यापक हूँ, और उसकी प्रतिष्ठा और गरिमा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें चाणक्य वाला वो कथन दिमाग में हो कि हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम अध्यापक हैं, असंभव को संभव। प्रत्येक अध्यापक को विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का समर्थक होना चाहिए। ये बच्चों के लिए है कि बच्चों के विचार या अपने साथी अपने विचार अपने अपने सामने प्रकट कर पाए। उसे अपने में और अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार की तरफ संकेत है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें, नवाचार के लिए प्रेरित करें। कोई भी अध्यापक परीक्षाओं में अन्य स्कूली गतिविधियों से जुड़ी बातों में किसी भी दुराचरण में लिप्त नहीं होगा। दुराचरण कई प्रकार के हो सकते हैं, चीटिंग से लेकर तरह तरह की, तो ये इनमें हम शामिल ही नहीं होंगे। संस्थान और विभाग से संबंधित गोपनीय मामले को कोई भी अध्यापक किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताएगा। बहुत सारी चीजें गोपनीय आती हैं, बहुत सारे, कई बार प्री बोर्ड बनाना आ गया या कुछ और पेपर आ गए या कुछ चीजें, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिल जाती, कभी सेंटर स्टूडेंट बना दिया कुछ और, तो बहुत सारी चीजें जो गोपनीय है वो गोपनीय ही रखनी है। फिर उन्हें कोई भी अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन या अन्य कोई व्यापार नहीं करेगा। ये देखो क्लियर लिख रखा है कि प्राइवेट ट्यूशन, रजनी वाला पार्ट हमने पढ़ा था, अब ये रूल ही बन गया, अन्य कोई व्यापार नहीं करेगा। इसलिए हमारी कक्षाओं का नाम हमेशा मैं लिख कर भेजता हूँ, चर्चा कक्षाएं। और यहाँ पर बहुत सारी उम्मीदों को लेकर आने वाला ना उम्मीद होकर ही लौटेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ट्यूशन जैसा या कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि जिसमें स्पेशल हम पढ़ा रहे हैं या कुछ किसी चीज का हम कुछ चार्ज कर रहे हैं, ये हम बिल्कुल नहीं करते। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा होता हूँ कि थोड़ी सी भी गलती करने से क्लासें बंद हो सकती है, इसीलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि रूल बना हुआ है और क्योंकि उद्देश्य अच्छा है, तो अच्छे उद्देश्य की चीजों को जल्दी बंद किया जाता है। अगला है, प्रत्येक अध्यापक चुस्त दुरुस्त रहेगा। वह ड्यूटी पर ऐसे वस्त्र धारण करेगा जो साफ एवं सलीकेदार हो। वह किसी भी सूरत में इस प्रकार के वस्त्र नहीं पहनेगा कि वह विद्यार्थियों और अपने सहकर्मियों के सामने ओहड़ लगे या मजाक का पात्र बने। ऐसा तो कोई अध्यापक करता ही नहीं, यही कपड़े पहनते हैं, लेकिन फिर भी ये लिखित में इसलिए दिया है कि क्या पता कोई ऐसे करे तो। प्रत्येक अध्यापक कक्षा में समय पर उपस्थित होगा और साथ ही प्रधानाचार्य द्वारा दिए गए कार्य को समय पर, प्रधानाचार्य जो कार्य देंगे वो हमें समय पर पूरा करना ही है। अगर कभी कभी लगता है कि भाई बहुत ज्यादा काम मिल रहा है तो बात की जा सकती है जाकर कि सर थोड़ा ज्यादा काम है या मैम थोड़ा ज्यादा है, तो वो अपने आप, प्रधानाचार्य को भी तो काम सही से चलाना होता है ना, अपने आप वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं सही तरीके से। उसे यह एहसास होना चाहिए कि टीम का एक सदस्य और विद्यालय के सामूहिक गतिविधि के विकास में उसका सहयोग देगा। प्रत्येक अध्यापक विद्यालय के नियम और विनियमों का पालन करेगा और संगठन के अधिकारियों का सम्मान करेगा तथा वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा जारी अनुदेशों का पूरी मेहनत से
पालन भी करेगा। ये रूल सिर्फ अध्यापकों के लिए ही नहीं है, ये रूल विद्यार्थियों के लिए भी है, एक पीडीएफ है, और एक और पीडीएफ है, वो रूल अधिकारियों के लिए भी है। आज हम अध्यापक के रूल ही करेंगे सिर्फ, कभी किसी दिन टाइम लगेगा तो वो भी कर लेंगे। प्रत्येक अध्यापक विद्यार्थियों और उनके माता पिता के साथ किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन नहीं करेगा। ये महत्वपूर्ण बात है, किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्यालय के प्रभुत्व के गलत प्रयोग से भी बचेगा, क्योंकि भाई सरकारी कर्मचारी हो गए ना, तो हो सकता है कुछ ऐसा हो। निजी मामले सामान्यतः इस प्रकार निपटाएगा कि उसे अपने स्रोत से अधिक ऋण न लेना पड़े, मतलब वो ऋणी भी नहीं होगा अध्यापक, कहीं से वो ऋण ले ले, ऋणी भी नहीं होगा, उसे अपनी लाइफ संतुलन के साथ देनी होगी। कोई भी अध्यापक संगठन की पूर्व अनुमति लिए बिना कोई पाठ्य पुस्तक या कुंजी या उनके तैयार करने में सीधे या परोक्ष रूप में मदद नहीं करेगा, इस प्रकार के प्रकाशन का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये देखो कितनी कैसी बात है, जो भी है आप देख लीजिएगा। रूल तो है यही कि कोई भी पाठ्य पुस्तक, कोई कुंजी, कोई गाइड सीधे या परोक्ष रूप से मदद नहीं करेगा, और ना उनका प्रकाशन। मतलब अध्यापक है, पठन पठन पाठन से जुड़ा है, लेकिन ये वाला काम, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? पाठ्य पुस्तक के निर्माण से क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, या कोई कुंजी बनाता है तो आर्थिक लाभ होगा उसे। आर्थिक लाभ तो गलत नहीं है, तो फिर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ मुझे तो बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती भाई मुझे। मैं अगला है, कोई भी अध्यापक किसी भी प्रकाशन या फर्म ट्रेनिंग के लिए क्रय एजेंट या प्रचारक के रूप में, इसीलिए देखो जब कभी किसी का प्रचार कर रहे होते हैं ना, किसी का भी प्रचार माने किसी ने अच्छी बुक छाप दी, बहुत अच्छी किताब है, तो अब कहना पड़ जाता है कि यार ये किताब अच्छी है, ले लो। बहुत सारे उम्मीदवारों ने पूछा कि सर कौन सी किताबें ले, इसलिए ज्यादातर बचते हैं, लेकिन अब फाइनली बचना बंद कर दिया, क्या करें, क्योंकि रूल बने हुए हैं, बेचारा अध्यापक कहाँ जाए। और ये क्यों है? क्योंकि वो एक ऐसे प्रतिष्ठित पद पर है जहां वो इन्फ्लुएंस कर सकता है लोगों को, तो इन्फ्लुएंस करके कहीं वो गलत तरीके से पैसे ना कमा ले, इसलिए ये शायद रूल बने होंगे कि वो क्रय एजेंट या प्रचारक का काम ना करे। ये प्राइवेट पब्लिशर्स को स्कूल में ना प्रमोट करें, इसलिए सर ये रूल बनाया था। इसलिए भी संगठन से बाहर किसी नौकरी या कार्य करने के लिए सीधे आवेदन नहीं करेगा, वह अपने आवेदन पर हमेशा उचित, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, उचित माध्यम प्रॉपर चैनल, उचित माध्यम प्रॉपर चैनल, जो भी कुछ करना है ना वो उचित माध्यम से करेगा, ऐसा नहीं कि सीधा कहीं भी पहुंच गए ना। उचित माध्यम आप अपने प्राचार्य के थ्रू कर सकते हैं, जो काम आपको करना है वो। अपने प्राचार्य की शिकायत भी करनी है ना ऊपर अधिकारी को, तो वो भी प्राचार्य के माध्यम से होगी। मान लो किसी को करनी है तो अपने अधिकारी की शिकायत भी उनको पहले बताना होगा। ऐसा नहीं कि चुपके सीधा डीसी के पास या कहीं चले, ऐसा कुछ रूल है ये कि कहीं डायरेक्ट हम चले गए या हमने सोशल मीडिया पे लिख दिया, या ये सब सही बातें नहीं है कि सोशल मीडिया पे या पीएम को टैग कर दिया। एक अध्यापक है ऑलरेडी, वो केवी में या नवोदय में या कहीं भी, और वो फिर तो ये सही नहीं माना जाता, रूल के अकॉर्डिंग तो है नहीं। कोई भी अध्यापक बिना उचित माध्यम के अपनी शिकायत यदि कोई हो प्रस्तुत नहीं करेगा, न ही किसी गैर सरकारी कर्मचारी के लिए प्रचार करेगा, अथवा विद्यालय, गैर सरकारी कर्मचारी माने नेताओं के लिए भी प्रचार नहीं कर सकता, अथवा विद्यालय में अपनी सेवा से संबंधित किसी मामले में बाह्य प्रभाव डालेगा अथवा सहायता लेगा। तो ये सारी चीजें अध्यापक, कितने सारे प्रतिबंध है। विद्यालय की जो भी चीज है, फंड है या कुछ भी है, उन्हें धरोहर के रूप में संभालेगा, हिफाजत करेगा, और जैसा कि वो अपनी संपत्ति की करता है ऐसे। कोई भी अध्यापक अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य उसके स्थान पर उसकी उनसे अन्य कोई व्यक्ति, माता पिता विद्यालय में अपनी पोजीशन की हैसियत से संपर्क में आए किसी व्यक्ति से केंद्रीय सिविल कोई भी उपहार स्वीकार नहीं कर सकते हम। ये देखो, इन शिक्षक दिवस पे हमें मिलते हैं तो वो अलाउड होते हैं, वो बच्चों की तरफ से है, प्रेम है, लेकिन वो भी बड़े उपहार हम नहीं ले सकते। देखो ये साफ साफ लिख दिया कि रेडियो, अब एक तरह से ये भी उस समय ये था नहीं जब ये रूल बने तब,
कि हम गूगल मीट पर भी हम कोई ऐसी बातें नहीं बोल सकते या ऐसे दस्तावेज हम प्रकाशित नहीं कर सकते। ये कुछ नियम बने हुए हैं, इसलिए बहुत बार हम बचते हैं बहुत सारी चीजों से बोलने से, लेकिन जहाँ जरूरी होता है वहां बोलना भी पड़ता है। तो ये चीजें वो नहीं करेगा रेडियो पर, टेलीविजन पर, कहीं भी, क्योंकि वो केंद्रीय विद्यालय का स्पोक्स पर्सन नहीं है ना। वो अपने जो भी संगठन है, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, उससे बोलने से बचना चाहिए। रूल तो यही कहता है। ये भी चीजें हम नहीं ले सकते, अंशदान या कुछ और। फिर मुझे ओसवाल बुक्स की तरफ से पुरस्कार मिला था 5,000 रुपए का, ओसवाल बुक्स की तरफ से। तो मैंने पूछा स्कूल से, कई लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा देख लो भाई। पूछा तो सेफ ऐसे था कि मैंने 5,000 की पूरी की पुस्तकें लेकर एनसीईआरटी की हिंदी की किताबें हमारी लाइब्रेरी में डोनेट कर दी। 5,000 का पुरस्कार मिला था, 5,000 की पुस्तकें वहां चली गई। इस तरह से तो शायद हम ले सकते हैं, बाकी नहीं ले सकते। हमारी जिम्मेदारी क्या है? राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गान का हम आदर करेंगे, और हम करते हैं। लोगों में एकता की भावना का प्रचार प्रसार करेंगे। नारी की महानता को गंदा करने वाली रस्मों का बहिष्कार करेंगे। ऐसी कोई रस्में और रिवाज है उनका हम चलन नहीं रखेंगे जो किसी नारी की अस्मिता को ठेस पहुंचाती हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवीयता, जांच परख, सुधार की भावना को हम बढ़ावा देंगे। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करते रहेंगे। हिंसा न करने की प्रतिज्ञा, ये एक तगड़ी चीज है, हिंसा न करने की प्रतिज्ञा। अब ये कितने हम, कुछ कुछ चीजें हैं भी ऐसे। अगर हिंसा में बच्चों को एक आध थप्पड़ लगाना आता है तो फिर बच्चों को भी थप्पड़ तो लगा ही नहीं सकते। और बिना भय प्रीति नहीं हो सकती, ये अपने बाबा तुलसीदास कहते हैं, और ये बात भी सही है। एकाकी और संगठित गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट पाने के प्रयास करें, ताकि शौर्य और, हाँ, तो ये सारी चीजें। यदि अध्यापक को न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित कर दिया गया है या गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वह अपने मुजरिम होने का या गिरफ्तारी और जुड़ी परिस्थितियों की जानकारी यथाशीघ्र अपने वरिष्ठतम अधिकारी को देगा। अगर कुछ भी ऐसा हो गया तो अपने प्रिंसिपल को सूचना देगा। ऐसा न करने पर कहा माना जाएगा कि उन्होंने जानबूझकर छिपाया है, और फिर उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक अध्यापक हमेशा पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखेगा। इंटीग्रिटी, ड्यूटी इंटीग्रिटी, मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, ड्यूटी के प्रति वो निष्ठावान रहेगा। और क्योंकि हर साल जो अखबार भरा जाता है ना, उसमें निष्ठा से संबंधित चीज पूछी जाती है प्रिंसिपल से, और बियॉन्ड डाउट होना चाहिए वो। और अध्यापक होता ही है संसार भर में जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, जिस प्रोफेशन में, उसमें हमेशा टॉप 3 पर अध्यापक आता ही है। और जो समाज अध्यापक का सम्मान नहीं करता वो कुछ हासिल नहीं कर पाता। और जिस जिस युग में जहां जहां महान अध्यापक पैदा हुए हैं, वो देश महान बना है। भारत में महान महान अध्यापक पैदा हुए, हम विश्वगुरु थे। उसके बाद हमने देखा कि एडिशन और ये जितने भी हुए, स्टीफन हॉकिंग, और ये अमेरिका में, यूरोप उधर पैदा होते रहे, तो वो लोग आगे निकल गए। तो अध्यापक महान पैदा जहां जहां होता है, वो महान विद्यार्थी पैदा करता है, और महान विद्यार्थी महान काम करके देश को महानता की ओर ले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं करेगा जो संगठन के किसी कर्मचारी द्वारा करना। अब यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीजें लिख दी, ये हमें खुद ही देखना होता है कि ये शोभा देता है या नहीं देता। अपनी योग्यता सुधारने के लिए, किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए, मतलब जो भाग ए था ना, उसमें लिखा था कि ये अध्यापक ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्लियर किया है कि वो अपन उच्च योग्यता हासिल करने के लिए प्रयास करता है तो उसे रोका नहीं जाएगा। किसी भी साहित्यिक, वैज्ञानिक या पेशेवर संगठन का सदस्य बनना और जारी रखना, अगर ऐसा बनता है ना साहित्यिक, वैज्ञानिक, पेशेवर संगठन, तो भी उसे रोका नहीं जाएगा, उसका सदस्य बन सकता है। किसी निवारण के लिए कोई प्रतिनिधित्व करने के लिए शर्त का अधीन है, ऐसा प्रतिनिधित्व करने में अशिष्ट या आक्रमक भाषा नहीं किया, तो वहां पर भी वो प्रतिनिधित्व कर सकता है कोई शिकायत निवारण के लिए, मतलब यहाँ उसे रोका नहीं जाएगा। ये चीजें हैं। हर शिक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षण प्रक्रिया से बचने के लिए उसे कक्षा के कमरे में मोबाइल फोन
कक्षा के कमरे में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेगा। आजकल कोरोना के बाद या कोरोना के दौरान ये स्किल पड़ा है, ये पहले का बनाया हुआ है ना। मोबाइल अलाउड सच में नहीं था उस दौरान, बिल्कुल नहीं था अलाउड। कोरोना के बाद से और कोरोना के दौर में ये अलाउड हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी होती है यात्रा, पर्यटन, स्काउट गाइड, एनसीसी आदि के दौरान जब अनुरक्षण ड्यूटी करता है ना, एस्कॉर्ट ड्यूटी करता है, तो बच्चों की पूर्ण जिम्मेदारी अध्यापक की होती है। जहाँ कहीं भी जा रहा है तो वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी उनकी होती है। पेरेंट्स और केंद्रीय विद्यालय का तो एक ऐसा रोल बन गया है कि भुवनेश्वर में तो ये आम आम हो गया था, ये कहावत हो गई थी, मुहावरा हो गया था कि केंद्रीय विद्यालय में डाल दो बच्चे को, उसके बाद अपने आप टीचर्स की जिम्मेदारी हो जाती है। टीचर अपने आप जिम्मेदारी निभाता भी है टीचर, तो डालकर भूल जाओ। रिजल्ट से लेके स्वास्थ्य तक, वो टिफिन में क्या खाना खा रहा है, कहाँ जा रहा है, हर चीज की जिम्मेदारी टीचर के ऊपर आ गई। अब उसका रिजल्ट बिगड़ रहा है तो टीचर की जिम्मेदारी है। इसलिए पेरेंट्स निश्चिंत हो सकते हैं केवी में अपने बच्चों को डालकर। नवोदय में तो भाई है ही, मानो वहां तो टीचर ही है 24 घंटे। तो ये उसी ड्यूटी के तहत, और ये सिर्फ केवी नवोदय नहीं, सब टीचर्स के लिए होता है होने को। तो अब वहां हो सकता है लिखित रूप हो ना हो, यहाँ ये लिखित रूप में भी है। शिक्षक की जिम्मेदारी होती ही होती है अपने बच्चों को लेकर। एक शिक्षक को एक रोल मॉडल के रूप में वर्णित किया गया है, उसे बच्चों के प्रति नैतिक गतिविधियों को प्रदर्शित नहीं करना, यहाँ अनैतिक शब्द आया होगा, उन्हें महिला विद्यार्थियों और महिला शिक्षकों से उचित दूरी रखना। हाँ, इस तरह के किसी भी यौन व्यवहार में शामिल नहीं होना चाहिए। शारीरिक संपर्क और ये बहुत सारी चीजें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ सारी चीजें हैं, इन चीजों से उन्हें बचना चाहिए। और ये सारी चीजें हैं, इनकी परिभाषा दे रखी है। पोक्सो की पीडीएफ भी किसी दिन शेयर कर देंगे, उसमें इन चीजों की परिभाषा भी दे रखी है। इन चीजों से अध्यापक कोशिश यही रहे कि वो एकांत में अपने गर्ल स्टूडेंट से ना मिले, अगर वो मेल है तो, और फीमेल है तो अपने बॉय स्टूडेंट से ना मिले। और इस तरह से अपना ये वाला भी हो जाता है पूरा। हो सकता है इंटरव्यू में या रिटर्न में इनमें से कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिल आए। 10 तो बज गए हैं, क्या हम पाठ पढ़े या कल पढ़े? सर पढ़िए सर। सर कंटिन्यू। कंटिन्यू। ये सर। सर कल कर दीजिएगा, कल स्कूल है। क्या कल हो सकता है क्या सर? कल भी हो सकता है मैम। बट सर टाइम बहुत कम है अभी। सर काल करे तो आज कर, आज करे करे तो आप तो मतलब कर ली होएगा, बहुरी करेगा कल। सर प्लीज अभी करिए। बाकी सारे लोग तो चले गए। सर हम हैं यहाँ पर। सर 51 है हम भी। लेकिन आप में से ज्यादातर का परिचय मेरे पास आया हुआ नहीं है, और मैंने मैसेज में किया था आपको, मैं मेरे नंबर शेयर करना मैंने बंद कर दिए। मैंने बताया था कि थोड़े दिन ही नंबर शेयर करूंगा मैं अपने, उसके बाद बंद, बाद ये नंबर भी। सर आई थिंक कल कर लेते हैं, क्योंकि काफी चले भी गए हैं। कल कर लेते हैं, और रात भी हो गई है, और आपको भी सर रिलैक्स करना होगा, आप भी सुबह से लगे होते होंगे। हाँ जी मैम, ये तो है। कल कीजिए सर, कल कल फिर 10 हो गए सर। हाँ 10 हो गए सर, अभी सुबह का काम रहता है। ठीक है, फिर हम इसको करते हैं कल। तब तक आप अभी 5-7 मिनट चाहे जुड़े रह सकते हैं, अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। तब तक मैं ये देख रहा हूँ कि रिकॉर्ड कैसे हुआ या नहीं हुआ। आप भी देखते रहिए, स्क्रीन आपके सामने है ही। और जो जाना चाह रहे हैं
बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। फिर हम कल ही करेंगे। बहुत सारे सवाल जो आते हैं Thank वो you, सवाल sir. पूछ लीजिए, जिनके जो सवाल आते हैं ना दिमाग में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर मेरे